नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका जिसके दो नाम है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है पहले ध्यान से सुनिए। सपोज कीजिए एक लैंड है, जमीन खरीदी आपने 10 साल पहले परचेज की, और वो आपने 10 साल पहले परचेज की 1 लाख रुपीज की। 10 साल बाद उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाती है, यानी 1 करोड़ हो जाती है। 1 लाख की आपने खरीदी, 1 करोड़ की उसकी वैल्यू हो गई। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आज उसको रिकॉर्ड किस वैल्यू पे किया जाएगा? क्या 1 करोड़ पे किया जाएगा, 1 लाख पे किया जाएगा? 1 लाख पे किया जाएगा। जितने के लिए आपने इसको एक्वायर किया था, परचेज किया था, वही वैल्यू आपके पीरियड तक, लॉन्ग पीरियड तक चलती रहेगी सेम। अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट्स है, अगर वो डेप्रिसिएशन वाली एसेट्स है, तो जिस साल आपने उसको परचेज किया उस साल तो उसी वैल्यू से रिकॉर्ड की जाती है, और उसके फॉलोइंग ईयर यानी जो आने वाले साल होते हैं लेस डेप्रिसिएशन करके रिकॉर्ड किया जाता है। लाइक 1 लाख की वैल्यू है, नेक्स्ट ईयर में 90,000 होगी, फिर 80,000 होगी, तो उसके डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद की वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट कहता है कि जब आपने वो असेट्स परचेज की थी, तो जब उसको आपने एक्वायर किया था, तो उस वक्त वही वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाए चाहे वो डिक्रीज हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि डिक्रीज होने पर उसकी वैल्यू डिक्रीज वाली हो जाएगी, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो उसकी मार्केट वैल्यू को शो नहीं करते। जितने में आपने इसको एक्वायर किया, एक्वायर मतलब परचेज किया है, उसी वैल्यू को उसमें शो किया जाता है। जैसे कि यहां पे देखें, एन असेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई भी असेट्स रिकॉर्ड की जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। जितने में आपने इसको खरीदा है उसमें उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ बेसिस फॉर द ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द असेट्स। और उसी बिहाफ पर आने वाले सालों में उसको असेट्स को दिखाते रहेंगे। असेट्स इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज बट इट सिस्टमैटिकली रिड्यूस बाय द चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और आने वाले सालों में हम उसको डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद शो करेंगे। यानी जिस साल आप इसको परचेज करते हो, तो जितना आपने उसके लिए पे किया है, प्राइस पे किया है खरीदने के लिए, वही आप शो करोगे, और फॉलोइंग ईयर में लेस डेप्रिसिएशन करके आप शो करोगे। अब यहां पे कहता है, एग्जांपल है, एन एसेट्स इज परचेज फॉर ₹5 लाख and it at the time of preparing the final account even its market value say 4 lakh or 7 lakh, yet to the assets shall continue to the shown as the purchase price of ₹5 lakh। जब आपने कोई एसेट्स खरीदी 5 लाख रुपीस की, उसके बाद जब उसको आपने फाइनल अकाउंट में शो करना चाहा, तो उसकी मार्केट वैल्यू चाहे 4 लाख हो जाए चाहे 7 लाख हो जाए, चाहे इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए, हमें वैल्यू कौन सी शो करनी है? 5 लाख की आप उसको शो करोगे, यानी 5 लाख की उसको कंटिन्यू में दिखाते रहोगे, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़े या घटे। क्लियर है? जितना आपने उसके लिए पे किया है, तो कितना पे किया आपने इसके लिए? 5 लाख। जब उसको फाइनल अकाउंट में शो करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे, उस वक्त बेशक उसकी वैल्यू 5 लाख हो या 4 लाख हो या 7 लाख हो, आप वही रिकॉर्ड करोगे जितना आपने उसके लिए पे किया है। क्लियर है? एक छोटी सी बात बताता हूं। स्टूडेंट कहते हैं कि सर बड़ी भी वैल्यू शो करनी चाहिए अकाउंट्स में, वही तो उसकी सही पोजीशन बताएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने 1 लाख रुपए आपने पे किया, तो एंट्री क्या पास करोगे? लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश। लैंड जितनी डेबिट है उतनी क्या हो रही है? कैश क्रेडिट हो रहा है। वही अमाउंट सेम डेबिट में 1 लाख और वही अमाउंट सेम क्रेडिट में 1 लाख। अब आपने उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ा दी, अब वो लैंड हो गई 1 करोड़ की, तो 99 लाख क्रेडिट कहां से लाओगे? क्योंकि आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे फॉलो होते हैं। जितना डेबिट होगा उतने क्या होना चाहिए? आपने 99 लाख तो बढ़ा दिए, तो क्रेडिट कहां से लाओगे? आपने मार्केट वैल्यू बढ़ा दी, आपने लैंड को 1 करोड़ कर दिया 1 लाख से, 99 लाख को आपने डेबिट कर दिया इंक्रीज, तो क्रेडिट किससे करोगे? कैश तो आपके 1 लाख रुपए गया था, 99 लाख आप कहां से क्रेडिट करोगे? तो इस वजह से, डबल एंट्री सिस्टम की वजह से, हम इस कंसेप्ट को जितने में आपने एक्वायर किया होता है, खरीदा होता है, वही वैल्यू इसमें शो की जाती है। तो ये कहता है कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कंसेप्ट, जितने में आपने परचेज किया वही वैल्यू दिखाओगे, और फॉलोइंग ईयर में, सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसकी वैल्यू को लेस डेप्रिसिएशन करके आप शो करेंगे। ये कंसेप्ट ये बताता है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इसका नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्युअलिटी प्रिंसिपल। ड्यूअल का मतलब है यहाँ पे डबल डबल, डबल मीन्स डेबिट और क्रेडिट की। अकाउंट्स में यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन या इवेंट्स होते हैं तो उसकी कितनी एस्पेक्ट्स होती है? 2 एस्पेक्ट्स। अकाउंट्स में कुछ भी रिकॉर्ड किया जाए तो उसकी कितनी एस्पेक्ट्स होती है? 2 एस्पेक्ट्स होती है, जिसको हम बोलते हैं वन इज डेबिट और सेकंड इज क्रेडिट। यानी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। यानी डेबिट किसके इक्वल होता है? क्रेडिट के। हर ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट्स होती है, जिसको हम एक को डेबिट बोलते हैं और एक को क्रेडिट। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होता है और क्रेडिट इक्वल्स टू डेबिट होता है। तो यही आपका क्या है? ड्यूल एस्पेक्ट। देखते हैं, एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय एंटरप्राइज। कोई भी बिजनेस कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसमें 2 एस्पेक्ट्स यानी 2 बातें होती हैं। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें कितनी बातें होगी? 2 बातें। एक को हम डेबिट बोलते हैं, एक को हम क्रेडिट बोलते हैं। DR फॉर डेबिट एंड CR फॉर क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। यानी जितना डेबिट होगा उतना ही, तो दैट इज फॉर द एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट। जितना ही डेबिट होगा तो उसका क्रेडिट भी होगा ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट। तो इट इज आल्सो ट्रू फॉर द वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर डेबिट क्रेडिट की बात की जा रही है तो क्रेडिट और डेबिट की बात भी उतनी ही बनेगी। जैसे एग्जांपल देते हैं, परचेज ए मशीनरी फॉर कैश रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी गई तो आप 1 लाख रुपए मशीनरी के डेबिट करेंगे और कैश के उतने ही क्रेडिट करेंगे। यानी जितनी मशीनरी है उतने क्या दिखाया जा रहा है? कैश भी दिखाया जा रहा है। जितना डेबिट है उतना ही आपका क्या दिखाया जा रहा है? तो डेबिट की एंट्री भी 1 लाख है और क्रेडिट की एंट्री भी कितनी है? कितनी बातें हैं यहाँ पे? 2 बातें हैं कि मशीनरी परचेज की और कैश गया। तो मशीनरी और कैश यहाँ पे कितनी एस्पेक्ट्स है? 2 एस्पेक्ट्स है, जिसका डेबिट भी है और जिसका क्रेडिट भी है। 2 की ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट बोलते हैं। तो ये आपकी इस तरह से जनरल एंट्री पास होती है ड्यूल कंसेप्ट पे, ड्यूल एस्पेक्ट पे। क्लियर है? तो ड्यूल एस्पेक्ट क्या बताता है कि बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर होती है तो उसके 2 एस्पेक्ट्स होती है, वन इज डेबिट और सेकंड इज क्रेडिट। ऑलवेज डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट एंड क्रेडिट इक्वल्स टू डेबिट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका प्रूडेंस। थोड़ा सा नाम भी अटपटा है इसका, तो नाम से याद रखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्टिंग में तो जितने भी आपके प्रिंसिपल्स हैं उनमें थोड़ा सा नाम में दिक्कतें होती हैं। तो आप सबसे पहले इनके नाम याद करें अच्छी तरह से। तो सबसे पहले आपका जो 7th पॉइंट है, प्रूडेंस और कन्वर्जिटम प्रिंसिपल। दोनों नाम है इसके, प्रूडेंस और कन्वर्जिटम प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि नेगेटिव सोच लेके चलता है अकाउंट्स अपनी, कि अगर प्रॉफिट होता है तो सभी तरह के प्रॉफिट नहीं मान के चलता, पर हर तरह के लॉसेस को मान के चलता है। यानी कि अकाउंट्स नेगेटिव को जल्दी लेता है, पॉजिटिव को नहीं लेता। राइट? डेफिनेशन आपकी यही है, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। हर तरह के प्रॉफिट्स को नहीं लेता, पर हर तरह के जो लॉसेस होते हैं उनको मान लेता है। समझ रहे हो बात? प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि हर तरह के प्रॉफिट तो नहीं मानते, और हर तरह के लॉसेस को कंसीडर कर लिया जाता है अकाउंट्स में। कैसे? सपोज करो कि स्टॉक की बात की जा रही है। इस कंसेप्ट में आपके एग्जांपल्स आते हैं ज्यादातर, तो आपको एग्जांपल दिया होगा तो आपको पूछेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कोई भी आए तो आप क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा लिखेंगे? आप प्रूडेंस कंसेप्ट। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट और इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सपोज करते हैं कि आपकी कॉस्ट है 40,000 स्टॉक की, और वो मार्केट में कितने में सेल हो रहा है, तो इसमें आप जो भी लोअर होगा वो कंसीडर करेंगे। आपने कितना लॉस मान लिया अपने यहाँ पे? 10,000 का लॉस मान लिया। ये वाली लाइन हमारी कवर अप होती है। आपकी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है 40,000, लागत कितनी है? 40, पर वो मार्केट में कितने में बेच रहे हैं आप? कितना रियलाइजेबल हो रहा है? 30,000। तो आप कितना शो करेंगे अपने इसमें? 30,000 को शो करोगे, ना कि 40। तो आपने यहाँ पे कितना अपना लॉस मान लिया है? 10,000 का। तो प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं कि कॉस्ट जो है 40,000 है, और मार्केट में वही चीज कितने में सेल हो रही है? 50,000 में। तो आप 10,000 का प्रॉफिट नहीं मानोगे, आप कितना शो करोगे? यानी हमेशा कम वाला जो है शो किया जाता है। यानी यहाँ पे 10,000 का जो प्रॉफिट है तो क्या करें? डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं मानते, पर हर तरह के लॉसेस मान लेते हैं। लाइक
एक और एग्जांपल इसका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट क्या होता है? जो डेटर्स होते हैं उनसे आपको पैसा लेना होता है। मैंने एग्जांपल दिया, डेटर से कितना लेना है आपको? 1 लाख। अब डाउटफुल है कि उनसे 10,000 नहीं आएंगे, डाउट है ना, ये तो नहीं है कि भैया नहीं आएंगे, डाउट में है। तो अकाउंट्स क्या करता है, उस लॉसेस को मान के चल लेता है कि 10,000 डूबेंगे, तो पहले से ही लेस करके चलता है अकाउंट। क्लियर है? यही आपका क्या बताता है, प्रूडेंस कंसेप्ट, कि लॉस तो मान लेता है पर हर तरह के प्रॉफिट्स को नहीं मानता। कभी डाउट है ना, कोई ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपके पैसे डूब गए, 1 लाख में से 10,000 डूब गए, बट डाउट है कि आप भी सकते हैं और नहीं भी, तो नेगेटिव थिंकिंग लेके चलता है अकाउंट्स, तो उसको माइनस ही करके चलता है। तो 1 लाख में से आप लेस कर देंगे। तो डाउटफुल डेब्ट का कॉन्सेप्ट किस वजह से आया? ये कॉन्सेप्ट क्यों माइनस कर रहे हैं? डाउटफुल है, नहीं भी तो कर सकते थे माइनस, इस कॉन्सेप्ट की वजह से कि भैया लॉस लग रहा है तो मान लो। तो इस तरह से यहीं पर ही ये 40,000 की कॉस्ट पर आपको 50,000 में वो आपको मार्केट में सेल हो जाएगा, बट आप कॉस्ट कितनी दिखाएंगे उसकी? आप क्लोजिंग स्टॉक को कितना दिखाएंगे? 40,000। यहाँ पे अपना प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे, बट अगर ये 40 और ये 30 होता तो आपको कितना कंसीडर करना होता? 30 कंसीडर करते, 10,000 का अपना लॉस मान के चलिए। तो प्रूडेंस कंसेप्ट और कन्वर्जिटम कंसेप्ट आपका एक ही है, ठीक है? इसको जरूर याद करें, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये वर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, पर इतनी नहीं है। आप इसको 2-4 बार बोलेंगे तो आपके पास बिल्कुल सेट हो जाएगी माइंड। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो ये है आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट, इसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग का सेम मतलब वही है जैसे हम अपनी ड्रेसेस मैच करके पहनते हैं। सपोज करो कि आप ऊपर कुछ पहन रहे हो तो नीचे उसके जैसे मैच करके पहनते हो। आजकल तो मास्क भी जो पहने जाते हैं वो भी मैचिंग से पहने जाते हैं। जब आप सूट सिलवाने जाते हो तो स्पेशली क्या होता है, उसी कपड़े का आपको आजकल मास्क भी दे दिया जाता है। तो मैचिंग का अकाउंट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या कि अगर किसी साल का कोई एक्सपेंस है तो उसको उसी साल की रिवेन्यू के साथ में एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और साल के खर्चे किसी और साल में एडजस्ट कर रहे हो। बात समझ आ रही है? कोई भी एक्सपेंस अगर आप लेस करते हो तो उसी साल की रिवेन्यू में से एक्सपेंस लेस करोगे जो उससे रिलेटेड है। यानी पिछले साल का खर्चा है, एक्सपेंसेस है, आप उसको इस साल मैनेज कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट है वो पीरियोडिकली हमें दिखाना चाहिए। इस साल है तो इस साल का इस साल में, नेक्स्ट ईयर से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो पहली लाइन यही दी हुई है, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू बी डिटरमाइंड प्रॉफिट पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब समझ रहे हो आप कि टाइम टू टाइम आपको प्रॉफिट निकालते रहना चाहिए। जैसे एक साल का होता है तो ये नहीं है कि उस साल का छोड़ दिया अगले साल में एडजस्ट कर रहे हैं, इस साल का आने वाले साल में एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पीरियोडिकल मतलब होगा टाइम टू टाइम, पीरियोडिक मतलब होगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे जनवरी फरवरी या 2018 तो 2018 का 18 में कैलकुलेट होगा, 19 वाला 19 में कैलकुलेट होगा, 19 वाले खर्चे 20 में नहीं डालेंगे। तो एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियोडिकली। डिटरमाइन मतलब कैलकुलेट करता है प्रॉफिट पीरियोडिकली, ये ऑब्जेक्टिव पहला उद्देश्य है। इट इज नेसेसरी टू मैच रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब सेल्स। ये जरूरी बन जाता है कि रिवेन्यू यानी सेल्स को मैच करना पड़ता है ऑफ द पीरियड ऑफ विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आपको तभी पता लग पाएगा जब उसी साल के खर्चे उसी साल की रिवेन्यू के साथ में एडजस्ट हो। क्लियर है? वर्डिंग दोबारा देखो, इट इज नेसेसरी टू मैच रिवेन्यू, रिवेन्यू को मैच करना चाहिए ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड। उसी टाइम की रिवेन्यू उसी टाइम के खर्चे दोनों आपके उसी पीरियड के होने चाहिए जिससे प्रॉफिट और लॉस करेक्ट मालूम हो पाए। आगे, फॉर द अकाउंटिंग पीरियड प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग ए पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर ओनली। कि बिजनेस का प्रॉफिट तभी करेक्ट माना जाएगा जब वो रिवेन्यू जो अर्न की गई है उस साल की, उसके साथ में उसके खर्चे भी मैच किए गए हों। क्लियर है?
ये नहीं है कि कोई भी प्रॉफिट किसी भी टाइम निकाल दिया, कोई भी खर्चा कभी भी माइनस कर दिया, पिछले 2 साल के जो एक्सपेंसेस आपने इस साल एडजस्ट कर दिए, तो आपका प्रॉफिट सही नहीं निकल पाएगा। इससे क्या पता लगेगा आपकी परफॉर्मेंस जब बेकार थी अब बेकार है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बस ये कहता है कि रिवेन्यू और एक्सपेंस उसी पीरियड के मैच होने चाहिए, ना कि आगे और पीछे, राइट। अब देखो लास्ट में क्या कहता है, इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव। पेमेंट आपने की है या नहीं की है, खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है, भला आपने पे किया है या नहीं हुआ है, ये मैटर नहीं करता। अगर एक्सपेंस पे नहीं हुआ है तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, आउटस्टैंडिंग। एक्स्ट्रा पे किया है तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रीपेड। इनकम कमा ली है बट आपको रिसीव नहीं हुई है तो आप क्या बोलोगे, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कौन सी इनकम होती है, इनकम अर्न, कमा तो ली है बट नॉट रिसीव। इनकम आपने कमा ली है बट रिसीव। तो जैसे कि इस साल का एक्सपेंस कोई 50,000 है, आपने 30,000 पे किया हुआ है, तो 20,000 पेंडिंग है, तो आप उसको क्या नाम देंगे, दिखाएंगे पूरा 50 पर दिखाएंगे 30 पेड हो गए और 20 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि जब ये नेक्स्ट ईयर में पे किया जाएगा तो वहां बताया जाएगा कि ये क्या था, ये आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल का है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आपने एक्स्ट्रा पे कर दिए। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस पे करना। तो आपने इस साल एडवांस पे कर दिया, तो आप दिखा रहे हो ना कि मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो एक्स्ट्रा को आप अगले साल जब एडजस्ट करोगे तो वहां पर आप वर्ड यूज करोगे, क्योंकि ये क्या है, प्रीपेड है, यानी कि पिछले साल का एक्स्ट्रा था। तो प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से नाम आया है। अदरवाइज तो हमको अगर कोई भी खर्चा कभी भी एडलेस कर देते तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती ये वर्ड की तो यूज करने की, कोई भी खर्चा कभी भी एडजस्ट कर दो। पर आपको आपका प्रॉफिट लॉस सही कैसे पता लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। तो इसलिए मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई सेल है यानी कोई रिवेन्यू है तो उस रिवेन्यू को मैच करें उसी एक्सपेंस से उस साल के पीरियड से, तो ही आपका प्रॉफिट लॉस जो है वो सही करेक्ट मालूम होगा, सही मालूम होगा, सही असरटेन होगा। चाहे पेमेंट मिली हो ना मिली हो, खर्चा आपने पे किया हो ना किया हो, ये कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने खर्चा पे नहीं किया है तो वर्ड आप आउटस्टैंडिंग यूज करेंगे, एडवांस पे कर दिया तो आप प्रीपेड एक्सपेंस वर्ड यूज करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए आप ये वर्ड यूज करेंगे, राइट, पर होगा उसी साल में। क्लियर है। तो नेक्स्ट ईयर में तो वर्ड ये यूज किए जाएंगे क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग थे या फिर प्रीपेड थे। क्लियर है कॉन्सेप्ट मैचिंग का, खर्चों को उसी के रिवेन्यू के साथ में एडजस्ट करें, अदरवाइज प्रॉफिट लॉस आपका सही कैलकुलेट नहीं होगा।